क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी विश्व मोहन और विकास सिन्हा जुड़े हुए हैं। यहां से भारतीय बाजार में दिन की शुरुआत तो अच्छी होती हुई दिखी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार थोड़ा हल्का होता हुआ भी दिखा है। ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली, लेकिन क्या यहां से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डेवलप होते दिखेंगे या फिर यहां से फर्दर डाउन साइड जो कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं वही नजर आएगी। इस पर फोकस रहेगी। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहां से 1.5 घंटे क्लोजिंग कॉल में भारतीय बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए आपके लिए मौके क्या है ये तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑन द शो आपके लिए क्या कुछ है खास, और साथ ही इंडेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसके बाद अब ऊपरी स्तरों से करीब 250 अंक नीचे निफ्टी आते हुए 25,200 के इर्द गिर्द इस वक्त कामकाज करता हुआ, और बैंक निफ्टी भी दिन के हाई से करीब 500 अंक फिसला है। 59,000 के आसपास यहां पर कामकाज इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां से आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए चंद मिनटों में मार्केट का आउटलुक, स्ट्रैटेजी, इंडेक्स पर क्या बन रहे हैं ये आपको बताएंगे। बाजार की बड़ी बातें और साथ ही किस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त मार्केट में और किस वजह से बाजार में ये जो लेवल्स हैं या कह सकते हैं कि रिकवरी आई और रिकवरी के बाद यहां से डाउन ट्रेंड्स आए, इसे समझने की कोशिश होगी। 2:05 पर 2:10 पर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे तब हम जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, इन स्तरों पर बाजार में स्टॉक वाइज मौके कहां पर बन रहे हैं, इस पर भी फोकस करना होगा। काफी ट्रिकी है इस वक्त मार्केट और लगातार हमें एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सोच समझकर कॉशियस आउटलुक रखते हुए बाजार में उतरें, तो उनकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर फोकस जरूर कीजिएगा। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन के दमदार ट्रेड्स आपको बताएंगे। वहीं 3 बजे दिन भर बाजार में जो खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपके सामने रखेंगे और उन खबरों पर भी बातचीत करेंगे मार्केट एट 3 में। जब बाजार क्लोज होने को महज 20 मिनट बचे होंगे, 3:10 बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझेंगे और 3:20 पर इवेंट्स एंड ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर। लगातार नतीजों का सिलसिला चला है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के इसी कड़ी में नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्लैश होते हुए। ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार नंबर्स आप देख रहे हैं। तिमाही आधार पर मुनाफे में बढ़ोतरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, वहीं आय के आंकड़े को भी सालाना आधार पर देखना होगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस घटे हैं और इसी के चलते स्टॉक में भी पॉजिटिव आउटलुक करीब 5% की बढ़त है। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट जब जुड़ेंगे उनसे जानेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर उनका टेक्निकल नजरिया। फिलहाल मजबूती के साथ नतीजों के दम पर स्टॉक इस वक्त रिएक्ट करता हुआ बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। ऊपरी स्तरों से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमजोरी देखने को मिल ही रही है। छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। अब वहां से भी गेन्स थोड़े से फ्रिजल आउट होते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज अब भी वहां पर भरपूर है। ऑटो सेक्टर की गिरावट थमी है। ऑटो बिक्री की चाल, ऑटो बिक्री के आंकड़े आए उसके ठीक बाद हमने इस बार देखा था कि ऑटो स्पेस में वॉलेटाइल क्यूज थे, वहां से अब मजबूती ऑटो और ऑटो एंसिलरी में नजर आ रही है। अशोक लेलैंड 4% की मजबूती दिखाते हुए और साथ ही दमदार नतीजों के दम पर बजाज कंज्यूमर में भी 20% का अपर सर्किट आज लगता हुआ दिखा है। ऑल इन ऑल सेटअप अच्छा, दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई। अब यहां से बाजार थोड़ा सा कह सकते हैं डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। इस वक्त सेक्टर वाइज लगभग सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, रियल एस्टेट को छोड़ दीजिएगा। हमारे साथ और मेरे सहयोगी भी है विकास। आप बताएं बिग बजिंग मोमेंटम, बजिंग स्टॉक्स इस वक्त कहां पर है? बिल्कुल मानसी, मार्केट का तो पूरा हाल आपने बताया। मार्केट में ऊपरी स्तरों से बिकवाली अभी देखने को मिल रही है, लेकिन जो बजिंग सेक्टर्स हैं या फिर जो शेयर्स हैं उन पे एक बार नजर डालते हैं। रियल्टी शेयरों पर आज के पूरे ट्रेड में कारोबार में दबाव देखने को मिला है। आप देखिए कि रियल्टी के जो टॉप शेयर आपको, टॉप लूजर शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें आपको लोडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज रियल एस्टेट या फिर ओबेरॉय रियल्टी, ये चारों दिखेंगे। ये जो है वो आज 1-1.5% से लेकर 3.5-4% तक की गिरावट इन शेयरों में आज देखने को मिल रही है। उसके अलावा आज के ट्रेड में सुबह से ही जो गेनर रहे उसमें पीएसयू बैंक सबसे ऊपर रहा। पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है वो टॉप गेनर इंडेक्स था सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें उसमें तो पीएसयू बैंक में आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और केनरा बैंक, ये आपको टॉप गेनर्स दिख रहे हैं। 2.5% से लेकर 5.5% तक की तेजी यहां देखने को मिल रही है। गाइडेंस रिवीजन से आप बैंक ऑफ इंडिया में देख रहे हैं कि शानदार तेजी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे ओवरऑल पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों की बात कर लेते हैं। फार्मा शेयरों में तेजी को लीड किया है डॉक्टर रेड्डीज ने। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे काफी अच्छे आए थे। उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी जो रिकमेंडेशन थी वो काफी पॉजिटिव थी और देखिए उसका असर आपको सीधा सीधा दिख रहा है। 5.5% के आसपास डॉक्टर रेड्डीज का शेयर चढ़ा हुआ है। 2% ग्लेनमार्क
बायोकॉन, उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, ये सब 1.5% से लेकर 5.5% तक की तेजी आपको यहां देखने को मिल रही है फार्मा शेयरों में। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के शेयर को एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 2 दिन में करीब करीब 20% ये शेयर चढ़ चुका है। नतीजे अच्छे आए थे, मुनाफे घाटे से मुनाफे में आई थी कंपनी, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो है वो इस पे पॉजिटिव रिकमेंडेशन दे रहे हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं। आज देखिए 8% के आसपास की तेजी आज के कारोबार में भी देखने को मिल रही है। चलिए एक और शेयर को आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी की मंजूरी मिली है, और जेएसडब्ल्यू की इस शेयर में जो है इसकी वजह से आपको तेजी देखने को मिल रही है। 3% के आसपास शेयर जो है वो चढ़ा हुआ है। रैलिस इंडिया, क्या शानदार तेजी आज के पूरे ट्रेड में देखने को मिल रही है। सुबह शानदार तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ इसमें, और अभी भी 16% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिल रही है। नतीजे आए थे, नतीजों के बाद जो है वो एचएसबीसी की बाई रेटिंग आई और लक्ष्य बढ़ाकर उन्होंने 300 का किया। 273 तो ऑलरेडी पहुंच ही गया, आज ही के दिन में 38 रुपए बढ़ गया है ये शेयर। तो रैलिस इंडिया। अशोक लेलैंड, सिटी ने मेंटेन की है बाई की रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 165 से 205 का कर दिया है। बहुत बड़ा टारगेट प्राइस दे दिया है उन्होंने, और देखिए उसका नतीजा 4% के आसपास शेयर चढ़ा हुआ है, 188 के भाव पर ऑलरेडी पहुंच गया है। चलिए आपकी स्क्रीन पर नीचे एक रिजल्ट आ रहा है, रेडिको खैतान के नतीजे आ गए हैं। पहला फिगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंपनी का जो कंसो एबिटा है वो दिख रहा है, कंसोलिडेटेड एबिटा दिख रहा है। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर मुनाफा, जी हाँ, 95 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़ का मुनाफा आया है कंपनी का। काफी अच्छा जंप, काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है साल दर साल अगर देखेंगे तो। आय देखिए 1294 करोड़ से बढ़ के 1547 करोड़, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है इस फ्रंट पे। शेयर जो है वो 2.5% 3%, अब तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे शेयर चढ़ता जा रहा है। 3.5% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल गई। 185 करोड़ से बढ़ के 267 करोड़ का एबिटा आया है। मार्जिन का इंतजार अभी हमें है। चलिए एक काम करेंगे, इस पर हम अपने मेहमानों को भी शामिल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए इस वक्त। चलिए 3% की तेजी यहाँ दिख रही है। अपने मेहमानों को शामिल करते हैं शो में। हमारे साथ है अंशुल जैन, कुणाल शाह और ओशो कृष्ण। तीनों लोगों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून आप सबों को। और कुणाल, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये रेडिको पे लेना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे अभी दिख रहे हैं, नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं। पहली नजर में अगर देखें तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। मुनाफा जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ के साथ मुनाफे में दिख रही है कंपनी। ये क्या नतीजा आपको कहता है, या फिर आपके चार्ट पर क्या कहता है ये शेयर? आई थिंक राडिको का फर्स्टली गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। राडिको का अगर मैं चार्ट देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहीं से हमने सपोर्ट लिया हुआ है, एंड मुझे लगता है कि एक अच्छा रिवर्सल है ये करंट लेवल से। 2700 जनरली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे। सो एक पुल बैक के लिए मैं प्ले करना चाहूंगा इसको लॉन्ग साइड पे। हाईलाइट पे मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है 3040 3060 तक जाने के लिए। सो करंट लेवल से मेरी बाय की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। 200 डीए में भी वापस स्टॉक ने रिक्लेम कर लिया है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप रहना चाहिए। राडिको खैतान यहाँ पर लगभग 3% से ज्यादा की तेजी है, तो देखते हैं आगे किस तरीके से मूव आता है। पर चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक बार इंडेक्स पर भी उनसे राय ले लेते हैं, क्योंकि जी हाँ, अभी भी फिलहाल हम 25,200 के लेवल्स को होल्ड जरूर कर रहे हैं, बट ऊपरी स्तरों से मार्केट थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं। अंशुल जी, एक बार आपकी राय इंडेक्स पे कैसे देख रहे हैं आप? क्या अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए फिर से थोड़े रीबाउंड की उम्मीद करें, या फिर थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है? देखिए, बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ी है और वही निफ्टी को भी ड्राइव करेगी। तो निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट 25,189 का है, वहां पे खड़ा है। बट मेजर चीज है बैंक निफ्टी 12 जनवरी का जो स्विंग लो था 58,864, जो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डाउन साइड में ये प्रोटेक्ट होता है तो यहीं से बाउंस बैक बनेगा, और एग्जैक्टली वहीं लो बना के हम बाउंस बैक कर रहे हैं। 75 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस बनता है 59,400 के आसपास। यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की रैली आराम से बन सकती है। समवेयर अराउंड 59,300 59,400 की जोन तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी पे है। अगर बैंक निफ्टी चली तो ही निफ्टी चलेगी, निफ्टी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी अगर नहीं तोड़ता है अपना नीचे का सपोर्ट 58,850 का, तो फिर हाई लाइकली है कि 59,300 59,400 की जोन हम टेस्ट करेंगे। पर निफ्टी बैंक मेक और ब्रेक लेवल पे जरूर है, देखते हैं कि किस तरीके की चाल यहाँ पर दिखती है। अंशुल जी ने अपना इंडेक्स पे व्यू जरूर दिया है, बट हमारे एक्सपर्ट्स की ढेर सारी कॉल्स भी हैं। आइए सबसे शुरुआत में वो भी कॉल्स ले लेते हैं। और ओशो,
आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एंड सबसे पहले बताइए कि ऐसे बाजार में कहां पर है आपकी नज़र और कौन से स्टॉक्स पर आप फिलहाल कॉल देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि एंड सभी Good afternoon. पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल मुझे लगता है कि कल जो निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखाया है उसे एक स्पिनिंग बॉटम के फॉर्मेशन में टेक्निकल डेवलपमेंट में देखा जा सकता है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड है, ऑल्दो काफी रिस्की है, कन्विक्शन अभी हायर लेवल्स पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है, बिकॉज ऐसे मार्केट में डिफेंसिव काउंटर्स में थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन रहता है। तो एफएमसीजी एंड फार्मा काउंटर्स ये दोनों ही सेक्टर रहेंगे जिसपे एक बाइंग मोमेंटम या थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन जो बाई का है वो है मैरिको पर। मैरिको में अगर हम टेक्निकली देखें तो कल एक स्पिनिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दिया है, वहां से थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन मैरिको में लौटते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाई के लेवल्स पे होवर कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 738 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड हायर लेवल्स पे 782 तक के टारगेट्स हमें मैरिको में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा रिबाउंड है वो है बायोकॉन। बायोकॉन अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। आज काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी है, अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर होवर कर रहा है करेंटली। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी बायोकॉन पे। 363 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे 385 तक के टारगेट्स हमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर दो कॉल्स फिलहाल ओशो की तरफ से आती हुई देखते हैं। सबसे पहले बायोकॉन 385 के यहाँ पे टारगेट्स दे रहे हैं, 263 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है, 2% तक का उछाल है, बट 385 यानी मौजूदा स्तरों से भी 10-12 रुपए की एक अपसाइड जरूर देख रहे हैं ओशो। और दूसरी कॉल मैरिको पे डिफेंसिव के साथ जा रहे हैं, 782 का यहाँ पर टारगेट सुझा रहे हैं। तो ये दो कॉल्स ओशो की तरफ से आई हैं, पर कुणाल जी आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? आपकी कॉल्स। आई थिंक मेरी भी दोनों आइडियाज बाई साइड की रहेगी। फर्स्ट रहेगा जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है कोलपाल। सो कोलपाल ने ऑलरेडी एक डबल बॉटम बनाया था लोअर एंड पे। हम क्लियर कट पूरे सीरीज में हमने देखा है कि काफी शॉर्ट्स बिल्टअप है और हम एक्सपायरी के नजदीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा। कैश लेवल्स पे हमने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी है और मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टॉक को और भी ऊपर लेके जाएगा। सो यहाँ पे बाई की सलाह है, 2100 का स्टॉप लॉस रखना है, 2270 से लेके 2320 तक के टारगेट्स रहेंगे कोलपाल में। सो कोलपाल मेरी पहली पिक रहेगी बाई साइड में। सेकंड पिक है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है कैश मार्केट में से और स्टॉक का नाम है पराग मिल्क। सो पराग मिल्क पे हमने ऑलरेडी देखा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, फिर एक करेक्टिव फेज आया है और कहीं ना कहीं हम जो 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया है वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन में बनाया वॉल्यूम्स के साथ। मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी ओवरसोल्ड जोन से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे। सो पराग मिल्क मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। 260 का स्टॉप लॉस रखना है, 280 से लेके 290 तक के टारगेट्स रहेंगे पराग मिल्क के लिए। ओके 290 तक जा सकता है, 5.25% की तेजी। बिग शो ऑफ द डे पराग मिल्क फूड्स और हमारे एक्सपर्ट कुणाल शाह के फोकस रेडार पर यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। अंशुल गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी दिस साइड। नमस्कार मानसी जी। देखिए पहला स्टॉक में कोलगेट पामोलिव लेके आया था, लेकिन अब चूंकि दूसरे गेस्ट ने दे दिया है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पॉलिसी बाजार यहाँ पे बहुत बेहतरीन सेटअप बना है। वीकली का जो स्विंग लो था 1631 बड़े वॉल्यूम से स्वीप हो रहा है और बुल्स टोटली इसको कंट्रोल में ले रहे हैं। तो पॉलिसी बाजार को बाई करना चाहिए। 1702 का प्राइस है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका आज का लो आएगा विच इज 1665 और ऊपर में 50 डे मूविंग एवरेज इसका है समवेयर अराउंड 1773। तो 1773 का टारगेट लगा के इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर रख रहा है और आईटी स्टॉक पलटते हुए भी दिख रहा है, तो HCL टेक को बाई करना चाहिए। डेली चार्ट पे 137 डेज का और वीकली चार्ट पे 29 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 1695 ब्रेकआउट पॉइंट है, 1695 के ऊपर निकलता है तो इसको बाई करके चलना चाहिए। 1812 का पहला टारगेट रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1665 का। तो 1665 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1745 पहला टारगेट और 1812 दूसरा टारगेट रहेगा।
एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई अंशुल जैन के जो कॉल्स हैं ट्रेडिंग आइडियाज एज क्लोजिंग ट्रेड्स विद टारगेट स्टॉप लॉस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जहां मार्केट में मूवमेंट है वो सारे स्टॉक्स की बात करते हैं। सेक्टर वाइज तो रियल एस्टेट के अलावा हर सेक्टर में अब भी तेजी का रुख कायम है। लार्जर प्लेयर्स में एसबीआई, अडानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स और कोल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, रिलायंस, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स है जहां डाउन ट्रेंड्स इस वक्त देखने को मिले हैं। एक स्टॉक है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसे पुल अप करते हैं। ओशो, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। कल से ये स्टॉक में मजबूती है और लगभग 20% की रफ्तार के रिटर्न्स तय किए हैं, सफर तय किया है क्रेडिट एक्सिस ने कल से लेकर अब तक। कंपनी के नतीजे आए थे, ये घाटे से मुनाफे में आई, नंबर्स पॉजिटिव थे और उसी का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन 2 दिन में इतना चल गया ये स्टॉक, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? करीब 1300 के लेवल्स के आसपास था ये कल, वहां से अब 1450 के लेवल्स पर है। मानसी, अगर देखें इस काउंटर में तो 2 दिनों से वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। टेक्निकली भी काउंटर काफी कंफर्ट जोन में था, ऐसा नहीं कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन थे, बट 2 दिन से जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आई है डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे जो इसका ब्रेकआउट जोन है वो नियर अबाउट 1440 1460 के ही जोन में है। तो ये क्रूशियल जंक्चर रहेगा। 2 दिन काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रीदर या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, सो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी है। हायर लेवल्स पे 1500 का पहला टारगेट है। इन केस 1500 ब्रेक थ्रू होता है इस वीक, तब वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। 1580 के पोजिशनल शॉर्ट से मीडियम टर्म के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में या फिर आज या कल के लिए थोड़ा डिप आता है 1420, तो बिल्कुल बाई करें। 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एब्सोल्युटली। ये ट्रैक्शन जब बिल्टअप हो रहा था तब भी हमारी नजर थी इस स्टॉक पे और नतीजों के बाद भी हमने इस पर आपको कल जब तेजी की शुरुआत हुई थी इस पर विस्तार से बातचीत कर बताया था आखिरकार रिसर्च और ब्रोकरेजेस क्या कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। लेकिन एक बार फिर से रिविजिट करते हैं आखिरकार क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक में इतना पॉजिटिव क्या है और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट्स क्या है, सब कुछ लेकर मेरी सहयोगी मिताली अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं मिताली। जी, पिछले 2 दिनों में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने करीबन 20% का उछाल देख लिया है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी। पिछले 1 महीने की बात करूं तो करीबन 13% का उछाल देखा है। वे 6 महीने में 16% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। साथ ही 1 साल में 55% का उछाल स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। अभी जो पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल Q3 के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे साइड पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी इस क्वार्टर में लॉस से प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का 100 करोड़ का जो लॉस था वो इस क्वार्टर में करीबन 250 करोड़ के प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। साथ ही NII की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पर भी 13% की ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी पर हालांकि थोड़ा दबाव अभी भी बना हुआ है। Q3 में जो AUM है वो करीबन 7% से बढ़ता हुआ नजर आया और अब 25,500 करोड़ के आसपास इनका AUM है। 26,500 करोड़ का इनका AUM है अभी। और AUM ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के सुधार को लेके जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दी है कि उनको आगे जाके और ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट की, इसके कारण ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। साथ ही कमज़ोर सीज़न के बावजूद इतना अच्छा जो रिज़ल्ट कंपनी ने दिया है उसके दम पर स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में क्रेडिट कॉस्ट में और ज़्यादा नरमी की उम्मीद उनको लग रही है और लोन ग्रोथ और मुनाफे की जो सस्टेनेबिलिटी है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है FY27 में। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो लक्ष्य उन्होंने जो दिए हैं, तो मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है और 1620 का लक्ष्य दिया है कंपनी के लिए। JM फाइनेंशियल ने करीबन 1530 रुपये, ICICI सिक्योरिटीज़ ने 1600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, नॉमुना ने 1450 रुपये का। MK की बात करें तो उन्होंने 1550 रुपये का लक्ष्य तय किया है स्टॉक के लिए। साथ ही HDFC रिसर्च ने 1425 रुपये और एवेंडस स्पार्क ने करीबन 1640 रुपये का लक्ष्य दिया है स्टॉक में। तो ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में 22% चल चुका है, लेकिन ब्रोकरेजेस का जो लक्ष्य है वो अभी भी और ज़्यादा है यहाँ से। बिल्कुल मिताली, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी वजह क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में इस मजबूती के पीछे की हमें बताने के लिए। लगभग सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बुलिश हैं,
पॉजिटिव हैं। इस बीच वी मार्ट रिटेल के तिमाही नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सालाना आधार पर कंपनी की आय में बढ़त है। 1027 करोड़ से 1126 करोड़ पर कंपनी की आय का आंकड़ा, रेवेन्यू का आंकड़ा कंसोलिडेटेड पोस्ट होता हुआ दिखा है। इसके अलावा मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा, 72 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 88 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस वहां पर भी मजबूती है। स्टॉक में 0.5% to 1% गेन्स हैं। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर और प्रॉफिट्स के फ्रंट पर पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स हैं। मार्जिन के फिगर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफे के लेवल्स को अगर देखें, 175 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। 574 के स्तर पर। राहुल, एक बार वी मार्ट रिटेल पर आपकी राय दीजिएगा। एब्सोल्युटली रिजल्ट बैक्ड मूव इस वक्त तो नजर आ रहा है। अभी तेजी हरे निशान से ये लाल निशान में मुड़ता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ओके, राहुल शायद नहीं है हमारे साथ। कुणाल, आप राय दीजिएगा वी मार्ट रिटेल पर। वी-मार्ट पे भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा हुआ है। स्टॉक ने जो एक सपोर्ट जोन था 684, 685 का, वहां से एक ब्रेकडाउन आ चुका है। सो ट्रेंड खराब है, पुल बैक भी मिलेगा तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। सिंस हमने ऑलरेडी 10 दिन से एक अच्छा करेक्शन देखा हुआ है, सो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल बाउंसेस आ सकते हैं, बट बाउंसेस अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जिट के लिए। लोअर एंड पे जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे, वो है 527, 530 का। सो आई थिंक वहां तक पोटेंशियल है स्टॉक को आने के लिए। हाई लेवल्स पे जब तक स्टॉक 685 का जोन नहीं निकालता है तब तक व्यू बेरिश ही रहेगा। ओके, चलिए, बेरिश व्यू है, वॉच लिस्ट में रखें स्टॉक और अदर अवॉइड कैटेगरी में। फिलहाल रिजल्ट का एक मूव हमने देखा, अदरवाइज स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऑन दैट नोट, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। क्लोजिंग कॉल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। आईएफएल फाइनेंस के नतीजे आए हैं। आईएफएल फाइनेंस का जो मुनाफा आया है वो 82 करोड़ से बढ़ के 501 करोड़ का आया है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आईएफएल फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं। 2.5% के आसपास ये शेयर अभी भी टूटा हुआ है। और जो नतीजे आए हैं, कंसो मुनाफा इसका जो है वो 82 करोड़ से बढ़ के 501 करोड़, और जो इसकी एनआईआई यानी जो ब्याज आय आई है वो 1447 करोड़ से बढ़ के 1991 करोड़ की आई है। हालांकि शेयर पे रिएक्शन दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कुछ तमाम और चीजें भी हो सकती हैं जो पीएनएल के अंदर मिलेंगी। थोड़ी देर में हमारी रिसर्च टीम निश्चित तौर पे अलर्ट करेगी। तब तक एक काम करते हैं, चार्ट पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, क्या राय आपकी बनती है आईएफएल फाइनेंस के ऊपर? मुनाफा 82 करोड़ से बढ़ के 501 करोड़ हुआ है। हालांकि शेयर अभी 2.5% के आसपास टूटा हुआ है। एनआईआई में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, शेयर लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा। आई थिंक ऑलरेडी शेयर में हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है रिजल्ट के पहले ही, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो है। हाउएवर बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना है स्टॉक में। जो सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे वो 570, 560 का जोन है। अगर वहां कहीं पे आता है तो एक बाइंग की इंटरेस्ट बनेगी जो हाई लेवल्स पे वापस स्टॉक को 620, 630 तक लेके जा सकती है। ठीक है, चलिए एक और शेयर पे फोकस करते हैं। वारी एनर्जीज की बात करते हैं। कंपनी के नतीजे आए थे और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ा था 12:30 बजे के आसपास। कंपनी के रिजल्ट्स पहले मैं आपको बताऊं, 119% के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट जो है 118% के आसपास बढ़ा। शेयर में देखिए आज आप 8% की शानदार तेजी है। हालांकि पिछले 3 महीने का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा शेयर ने किया नहीं है। 25-26% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न हुआ है। इस शेयर में गिरावट आई है 25-26% की। अब जो है वो आज 8% की तेजी है। ओशो, क्या नजरिया है आपका वारी एनर्जीज के ऊपर? एनर्जीज में एक अच्छा ट्रैक्शन है, नो डाउट। रिजल्ट के बाद काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से टर्न अराउंड है काउंटर में। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है अग्रेसिव बायर्स के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी है इस काउंटर में। हायर लेवल्स पे 2800, 2820 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट है। अगर उसे ब्रेक थ्रू करता है तो पोजिशनली भी काउंटर एक बुलिश ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है या इमीडिएट टर्म्स में मुझे लगता है 2800 से 2820 के टारगेट्स के लिए बाई का अप्रोच लेकर के चला जा सकता है। लोअर एंड पे 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बनेगी। तो चलिए वारी एनर्जीज यहाँ पर रखेंगे नजर। और सुबह तो देखिए 10% तक का भी उछाल हमने देखा, पर अभी भी ये काउंटर 8% की तेजी दिखा रहा है।
पर बजट से पहले और अर्निंग सीजन के बीच बाजार में क्या रणनीति रखनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए कहां मिलेंगे मौके और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में कैसे रहेगा बाजार का माहौल, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ टाटा एसेट मैनेजमेंट के CIO राहुल सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राहुल, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले तो राहुल, तमाम फैक्टर्स हैं मार्केट में, अर्निंग से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बरकरार हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं बाजारों को? फिलहाल भारतीय बाजारों पर क्या कुछ व्यू है आपका? देखिए, प्रॉफिट्स पे तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्रो पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो मैक्रो में क्या होता है कि अगर नर्वसनेस बढ़ती है मार्केट्स की तरफ, तो आपने देखा होगा कि रुपी की जो वैल्यू है, रुपी की वैल्यू गिर रही है और उसकी वजह से एक नया FPI सेलिंग का एक दौर शुरू हो सकता है या दौर शुरू हुआ है। आई थिंक वो एक फ़र्क पड़ती है जो कि टेक्निकल पॉइंट है। फंडामेंटल्स पे मेरे हिसाब से रुपी और कमोडिटी प्राइसेस का थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स पे फ़र्क पड़ेगा, बट बाकी कुछ कंपनीज को फ़ायदा भी होगा। तो कुल मिला के अगर मैं प्रॉफिट्स को देखूं, निफ्टी 50 की प्रॉफिट पूल को देखूं, तो उसमें कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा, कुछ कंपनीज को नुकसान होगा, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि निफ्टी 50 की प्रॉफिट्स को फ़ायदा ही होता है जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं और रुपी गिरती है। तो आई थिंक मैक्रो पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैक्रो में चेंजेस होती हैं उससे रुपी पे जो असर पड़ता है उसका असर फाइनली FII फ्लोस पे भी पड़ता है, और वो हमें उस कनेक्शन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, बट राहुल जी, एक और चीज़ हमें समझाइए कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो बरकरार हैं ही, बट क्या ऐसे में इन्वेस्टर्स US से अपना ध्यान हटाकर इमर्जिंग मार्केट्स पर फोकस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? और क्या ऐसे में FIIs फिर से भारत को देखना चालू कर सकते हैं क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 2025 तक US मार्केट ने सारे इमर्जिंग मार्केट्स को बीट किया है और उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। इंडिया को छोड़ के बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी रिटर्न की प्रॉब्लम हुई है, और ये मुझे लगता है कि ये पीरियड जो है ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक तो US डॉलर पे लोगों को डाउट है, दूसरा जो चाइना, कोरिया, ताइवान टाइप की जो बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इंडिया के अलावा, वहाँ पे हमें वैल्यूएशन का सपोर्ट है, और वहाँ पे हमें ये भी दिखने में आ रहा है कि इकॉनमी में सपोर्ट आ रही है, चाइना में स्पेशली। तो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फ्लोज आएंगे, ये तो एक तय चीज़ है, और ये हो सकता है 3 महीने में नहीं दिखे, हो सकता है 1 महीने में नहीं दिखे, लेकिन अगर मैं 3 से 5 साल का व्यू लूँ तो ये एक अभी ट्रेंड जो है शुरू हुआ है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, और ये जब शुरू होता है तो ये करीब 3 से 5 साल चलता है, और ये अगर होगा तो चाइना, कोरिया, ताइवान में शायद इनिशियली ज़्यादा पैसा जाए, इंडिया में कम आए, लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया में जो सेलिंग आ रही थी वो शायद थोड़ी कम हो सकती है इनिशियली, बिकॉज अगर रिडेम्पशंस आते हैं इमर्जिंग मार्केट्स फंड में तो आप सारी मार्केट्स में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है या बेचना पड़ता है, या अगर आपको चाइना लेना है तो आप इंडिया के अपने एक्सपोजर को कम करके चाइना खरीदेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लोज आती हैं फंड में तो उसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, शायद इनिशियली जैसा मैंने बोले इंडिया को कम मिले, बट फिर भी मिलेगा। तो ये मुझे लगता है ये प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में नर्वसनेस एंड शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो इक्विटी का एक हिस्सा ही है। तो इसके बियॉन्ड अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 से 5 साल का जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है, और वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी शुरू हो रही है, और उसमें आई थिंक इंडिया को भी फ़ायदा होगा, और फ़ायदा इसलिए भी होगा क्योंकि अब हमारी ग्रोथ भी थोड़ी रिकवर हो रही है। अगले साल हमारी निफ्टी की जो प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो है करीब 15 से 17%, जबकि पिछले 2 साल में अगर मैं CAGR देखूं तो निफ्टी की प्रॉफिट ग्रोथ केवल 4 या 5% रही है। तो 4-5 से अगर आप 15 की तरफ जा रहे हैं तो वो भी एक तरीके का एक आपको सपोर्ट बना सकता है वैल्यूएशंस पे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इनफैक्ट ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच अगर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ दुनिया की नज़र मुड़ेगी तो फिर
इंडिया को भी फायदा तो होता दिखेगा ही, लेकिन मूविंग अहेड फ्रॉम देयर बाजार को ट्रिगर की जरूरत है। और नेक्स्ट बिग ट्रिगर जो कि इनफैक्ट शुरू भी हो चुका है वो अर्निंग सीजन। क्वार्टरली अपडेट्स की जब बात करें, अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से ठीक पहले जो अक्रॉस द सेक्टर क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे थे, मिक्स्ड सेंटिमेंट्स ही वहां से भी मिल रहे थे। अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अब तक जो नतीजे आए हैं उसे ध्यान में रखते हुए इस अर्निंग सीजन को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक ही आ रही है। जो रिजल्ट्स आ रही हैं उसमें या तो कंपनीज अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं या उससे अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा आईटी सर्विसेज सेक्टर में भी, जो कि बहुत हाई ग्रोथ जहां नहीं आ रही है, वहां पे भी एक्सपेक्टेशन से कुछ कुछ रिजल्ट्स बेटर आई हैं। बैंकिंग के रिजल्ट्स बेटर आई हैं, कंज्यूमर की कुछ रिजल्ट्स बेटर आ रही हैं। तो अगर बाय एंड लार्ज मैं देखूं तो रिजल्ट्स, जैसा मैंने बोला, या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही हैं या उससे थोड़ी बेटर आ रही हैं। और इस क्वार्टर के आगे अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो कि तो क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, इंटरेस्ट रेट मार्जिन प्रेशर कम रहेगा इंटरेस्ट रेट्स पे। दूसरी बात, कंजम्पशन रिवाइव हो रही है, कुछ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं। रुपी की वजह से भी, जो वीक रुपी होती है उसकी वजह से आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है। तो सबको अगर मैं मिला के देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल की प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 17% आने की उम्मीद और बढ़ गई है ये रिजल्ट्स के बाद। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने प्रॉफिट ग्रोथ की बात की तो एक सेक्टर्स का भी एक अंदाजा लेना बड़ा जरूरी है। कौन से सेक्टर्स आप प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त, अगर वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से देखें? क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर लगातार बात होती रहती है कि हम महंगे हैं। तो इस वक्त अगर वैल्यूएशन को इंक्लूड करते हुए देखा जाए तो कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं निफ्टी के से पहले शुरू करूं तो निफ्टी 50 भी अभी करीब 20 टाइम के मल्टीपल पे आ गया है फॉरवर्ड, जो कि 23 टाइम होता था 2024 में। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी मतलब वैल्यूएशन सपोर्ट मिलेगा। अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज में सेक्टर्स काफ़ी रीजनेबल हैं अभी भी। कुछ और सेक्टर्स में जैसे रियल एस्टेट में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गई हैं, और कुछ और सेक्टर्स जैसे कि मैं अगर देखूं कंज्यूमर में कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि थोड़े ज़्यादा रीजनेबल लग रहे हैं। जो हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स होते थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, वहाँ पे भी हमने देखा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी 30-40% अपने पीक से गिर चुके हैं। तो एक तरह से मैं समझूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड ही थोड़ा कंफर्ट है, लेकिन उसमें भी अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे लगता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट में ज़्यादा कंफर्ट है आज के वैल्यूएशंस पे। बिल्कुल। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं राहुल जी। राहुल सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पे और बताने के लिए तमाम सेक्टर्स के बारे में, मार्केट के बारे में और आपका आउटलुक समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने तमाम मेहमानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि और कोई पिक्स उन्होंने इस दौरान निकाले, और अगर वो निकाले हैं तो आपको ट्रेडिंग के लिए आइडियाज़ मिलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। और जी हाँ, आखिरी का 1 घंटा और भी इंटरेस्टिंग जरूर होगा, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे करके ही सही निफ्टी और निफ्टी बैंक ने रफ्तार पकड़ी है। अब निफ्टी 50 25,300 के करीब आता हुआ दिखा है और लगभग 400 अंकों की तेजी फिलहाल निफ्टी बैंक आपको दिखाएगा। तो देखते हैं अगले 1 घंटे ये तेजी और किस तरीके से बढ़ती है। हमारे साथ अंशुल जैन तो मौजूद हैं ही, पर अब आइए स्वागत करते हैं जिगर पटेल का, और साथ ही गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद अब हो चुके हैं इस शो में। जिगर, सबसे पहले तो एक बार आपसे व्यू आईएफएल फाइनेंस पे ही ले लेते हैं। जस्ट कुछ समय पहले ही कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे जो है वो ठीक देखने को मिले, कुछ बहुत खास नहीं थे। बट अब एक जो ये खबर जरूर आ रही है कि आईटी डिपार्टमेंट ने कंपनी को ये आदेश दिया है कि कुछ अपनी स्पेसिफिक ब्लॉक्स को जो है वो फिर से ऑडिट करवाएं। ये तो देखिए थोड़ी कंसर्निंग खबर जरूर हो जाती है कि आईटी डिपार्टमेंट से ही आदेश आता हुआ दिखा है। 8% का एकाएक क्रैक आ चुका है। जिगर, सबसे पहले आप इसी पे व्यू दे दीजिए, क्या लग रहा है, क्या यहाँ से कुछ लेवल्स टूटे हैं, स्टॉक और कमजोर हो सकता है क्या? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी आईएफएल फाइनेंस में जो हिसाब से आज क्रैक आया है,
इरिस्पेक्टिव न्यूज है डेफिनेटली है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हिसाब से हमने वन साइडेड रैली यहाँ पे देखी थी, अप्रोक्सीमेटली 61% का रैली हमने सितंबर मंथ से अप टू टिल डेट देखा हुआ है, तो ये पुल बैक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, बट ओवरऑल सेंटिमेंट वीक हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बाउंस आता भी है करीबन 610 तक का भी, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। और मेजर सपोर्ट जो 540 का है, जो वीकली ब्रेकआउट है, वहां तक एटलीस्ट यहाँ पे पुल बैक या फिर आप करेक्शन कह लीजिए, वो मुझे लग रहा है कि 540 तक के लेवल्स होंगे जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच रहेगा, अगर उछाल आता है तो आप एग्जिट करिए और वेट करिए 540 का इस। ऑल राइट, उछाल आए तो वहाँ पर एग्जिट करने की राय फिलहाल आती हुई आईएफएल फाइनेंस पे। जी हाँ, एक ये खबर के चलते एक इम्पैक्ट इसमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। पर जिगर, लगे हाथ अब अपनी स्टॉक कॉल्स भी दे दीजिए, क्योंकि बाजार तो देखिए अच्छे दिख रहे हैं आज। अच्छे तो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, पर जी हाँ, खराब नहीं है। ऐसे बाजार में कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नज़र? आज मैं टोटल 3 स्टॉक्स लाया हूँ। सबसे पहले तो कोल इंडिया है। कोल इंडिया में काफी टाइम से जो वीकली ब्रेकआउट चल रहा है और पिछले 3 हफ्तों से एक ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है, और रिसेंटली अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट जोन था उसी पे आज रीटेस्ट भी हुआ है करीबन 410 के पास, और इंट्राडे में हमने एक अच्छी खासी रिवर्सल भी इसमें देखी है। तो हम कोल इंडिया में बाइंग करेंगे करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का और टारगेट लेके चलेंगे 444 का 444। दूसरा स्टॉक है इप्का लैब है। इप्का लैब भी काफी, अगर समय से हम देखें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन एक पुल बैक भी मिला है, और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी बुलिश टोन की तरफ ही हमें दिखा रहे डायरेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि इप्का लैब में एक बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1450 के नीचे, टारगेट लेके चलेंगे 1585 का इप्का लैब में। थर्ड स्टॉक है कोलगेट पामोलिव। काफी टाइम से इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला है कोलपाल में, और जो हिसाब से लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छी मोमेंटम पकड़ी है, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ही अभी सपोर्ट बना के पिछले 3 दिनों से लगातार एक बाउंस दिख रहा है इसमें, और वॉल्यूम वाली बाइंग लोअर लेवल से दिख रही है। तो कोलपाल में हम बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग करने के बाद जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 2100 का होगा, और ओवरऑल ऊपर में हम 2300 से 2350 तक के लेवल जैसे टारगेट लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए 3 कॉल्स फिलहाल जिगर की तरफ से, और बाय साइड ही इनका व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स पर जो है हमारे एक्सपर्ट्स का नज़रिया बढ़ते हुए दिखा है। चाहे वो मैरिको हो या फिर अभी कोलगेट देख लीजिए, यहाँ पर कॉल ज़रूर आ रही है। तो एफएमसीजी पैक पर ज़रूर नज़र रखिए, और कुछ एक सिलेक्ट फार्मा काउंटर्स, बायोकॉन भी हमारे एक एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया, और अब इप्का लैब्स, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। बगरांग जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, और एक बार आपसे सबसे पहले राय एटर्नल पर चाहेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत आज हरे निशान में हुई थी, नतीजे अनुमान से अच्छे थे, एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज जो है अनाउंस किया, बट स्टॉक फिलहाल डे लो पे है। इंट्राडे देखिए लगभग 7-8% का एक इंट्राडे मूव आया है। गौरांग जी, क्या फंडामेंटली कुछ बदलेगा इस मैनेजमेंट चेंज से, और क्या इस बार नतीजों के बाद आपने कुछ अपने एस्टिमेट्स में बदलाव किए हैं? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद सृष्टि जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे बुनियादी तर्क के आधार पर, यह हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स तो देते हैं, तो संभव है कि उनका निवेश हो। तो आपका प्रश्न इटर्नल पर उत्तर देते हुए, देखिए बदलाव और परिवर्तन निरंतर होता जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। अब ये जो बदलाव हो रहा है सर्वोच्चम स्तर पर, उसको लेकर के आशा और उम्मीद यही है कि नए व्यक्ति का जो चयन किया गया है, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विचारधारा, उनकी कारोबार की रणनीति में बदलाव लेकर के आएंगे, और वो कंपनी के लिए और शेयर धारकों के लिए सकारात्मक साबित होगा। ये करेक्शन, नतीजे अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो खबर आई है इस्तीफे की, इसको लेकर के मेरे ख्याल से आज थोड़ी बहुत निराशा है। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है तो एज डिस्क्लोजर इटर्नल, यानी कि पहले जिसका नाम जोमैटो हुआ करता था, वहां पर हमारा निवेश बने रहने की राय है। ऊपरी स्तर पर लिया है तो गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं।
हमारी सोच ये भी है सृष्टि जी के जिस प्रकार से डार्क स्टोर की संख्या बढ़ी थी पिछले साल में और इस साल और भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ नए शहरों में ये अपने नक्शे कदम रख रहे हैं जिससे मार्केट शेयर बढ़ेगा, उपभोक्ताओं का जो बेस है वो भी बढ़ेगा और उसके कारण जो आय है उसमें तो इजाफे आते हुए दिखेंगे और शुद्ध मुनाफे में भी आपको इजाफे होते हुए दिखेंगे। तो लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है और है तो बने रहे। चलिए, तो बिल्कुल ये फंडामेंटल नजरिया इटर्नल पर बहुत जरूरी था और गौरांग सर की तरफ से अब हमें मिलता हुआ लंबी अवधि के लिए यहाँ पर पोजीशंस को इंटैक्ट रखे, नई पोजीशंस बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले पॉजिटिव कन्वेक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का रुख करते हैं। आज के ऑप्शन की रणनीति लेकर मार्केट एक्सपर्ट तेजस शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आज का ऑप्शन का ट्रेड? गुड आफ्टरनून मैम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो आज के लिए ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हुई और इसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और रियलिटी सेक्टर में हमने काफी जोरदार बिकवाली देखी है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में करंट लेवल पे या तो पुल बैक की जा सकती है, तो हमने ऑप्शन के को चीजों का जो पुट है वो बाय करना है इन द रेंज ऑफ 19 इसमें स्टॉप नहीं की दिक्कत के चलते हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल है हमारे पास, मैं एक बार आपकी कॉल हमारे व्यूअर्स को बता देती हूँ। डीएलएफ की 600 की पुट खरीदने की राय फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की 21 रुपए के दाम पर तेजस शाह की ऑप्शन की रणनीति है। लक्ष्य पहले 29, उसके बाद 37 तक भी ये जाता दिख सकता है। स्टॉप लॉस 13 का मेंटेन कीजिएगा। ये अगर ये वर्कआउट होती है तो फिर अधिकतम मुनाफा 13,200 का होने की संभावना और रिवर्स जाने पर अधिकतम नुकसान यानी मैक्स टू मैक्स लॉस 6,600 का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है और इसीलिए अपने एडवाइजर्स से सलाह लें, उसके बाद खुद सोचें, समझें, परखें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ठीक से रिसर्च ना करने पर एफएनओ ट्रेडिंग में भारी नुकसान भी होने की संभावना है और इसी के चलते हमारी जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम आप तक पहुंचाएं। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। लेकिन चलिए, कमिंग बैक टू द मार्केट्स और एक नजर फार्मा स्पेस पर भी डालते हैं। अंशुल, आपसे एक टेक डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में अगर कोई और पसंदीदा स्क्रिप्ट है तो उस पर भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज अच्छे नतीजे, अनुमान से बेहतर नतीजों की तर्ज पर हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव था। 5% की तेजी अब भी कायम है। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है, क्योंकि बिजनेस और मार्केट की वॉलेटिलिटी में डिफेंसेस की तरफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी हद तक बढ़ते हैं और डॉक्टर रेड्डीज के तो मैनेजमेंट की तरफ से उनके बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर जो प्लान्स हैं वो भी सारे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। कैसे देख रहे हैं स्टॉक को आप? देखिए, सिनेक्स फार्मा में एक फील्ड ब्रेकआउट आया था 23 यार ऑड लेवल पे और उसके लिक्विडेशन में ऑलरेडी 21,400 तक फार्मा इंडेक्स आ चुका है, तो लगभग करेक्शन कंप्लीट है। उसी कड़ी में डॉक्टर रेड्डीज में 32 वीक्स का एक रेक्टेंगल बना था जिसका बॉटम 1183 पे था, उसका एक फील्ड ब्रेकडाउन आया है, तो शॉर्ट्स पूरी तरीके से ट्रैप्ड है और आज 364% वॉल्यूम राइज है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर ऐसे ही होती रही तो पहला रेजिस्टेंस 50 डे मूविंग एवरेज पे आएगा विच इज एट 1234 और जैसे ही 1234 निकलेगा इसमें फिर बॉक्स हाई तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। बॉक्स हाई 1345 पे, तो यहां से पहला रेजिस्टेंस या टारगेट आप कह सकते हैं कि 1234 1235 की जोन में और उसको निकलने के बाद 1345 का बॉक्स हाई अचीव हो जाएगा। 1345 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 5.5% की तेजी और दिन की शुरुआत से स्टॉक ने वन साइड अप मूव दिखाए हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजों में काफी कुछ था। मैनेजमेंट की तरफ से कई सारे नए अपडेट्स भी बिजनेस को लेकर आए। ये सारे अपडेट्स क्या थे, नतीजे ऐसे क्या खास थे कि स्टॉक में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, विस्तार से एक बार ये सब कुछ हमारे सहयोगी रविंदर से समझ लेते हैं। रविंदर, बताएं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने कल आफ्टर मार्केट आज Q3 FY26 के अर्निंग अनाउंस किए थे और काफ़ी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में। यहाँ पर स्ट्रीट जो है वीक नंबर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन जो ओवरऑल नंबर आए हैं डॉक्टर रेड्डी के काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में जो 4.5% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। स्ट्रीट जो है 8,339 करोड़ पर रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो 8,727 करोड़ पर देखने को मिला। और एबिटा मार्जिन भी जो है स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो एबिटा मार्जिन है स्ट्रीट 22% पर एक्सपेक्ट कर रहा था और एक्चुअल जो मार्जिन है कंपनी का वो 23.1% पर आया है। हालांकि पैट में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली थी और इसके पीछे जो रीज़न था कंपनी का कि वन टाइम जो न्यू लेबर कोड है उसके चलते कंपनी का पैट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसका जो इम्पैक्ट आगे चल के वो मिनिमल रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट देखने नहीं मिल सकता है। अब बात करें रीजनल वाइज सेल्स की, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर सभी इमर्जिंग मार्केट, रशिया एंड इंडिया, सभी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में के सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिली, उसके पीछे जो रीज़न है कि उसकी जो दवाई है लीनालुमिडाइड उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिली, जिसके चलते नॉर्थ अमेरिका के सेल्स में भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा और इस दवाई को छोड़कर सभी दवाई ने जो है 10% की ग्रोथ रजिस्टर की है। बात करें कई इंजेक्शन पर कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है। यहाँ पर डायबिटीज़ की जो दवाई है सीमाग्लूटाइड उसको कंपनी मार्च में लॉन्च करेगी और GLP-1 भारत में जो है मार्च में और कनाडा में जो है मई में लॉन्च करेगी। और इंट्रावेनस IV के लिए जो है BLA फाइलिंग पूरी कर चुका है कंपनी और IV को दिसंबर तक BLA मंजूरी मिल सकती है और 2027 में जो है इसका जो है कंपनी इसको लॉन्च कर सकती है। और कैंसर की जो बायोसिमिलर है डेनोसुमैब उसको कंपनी को ऑलरेडी यूरोपियन रेगुलेटर से अप्रूवल मिल चुका है और जर्मनी इसमें कंपनी ने जर्मनी में इसे जो है दिसंबर में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और UK में जो है इसे लॉन्च करने की जो है विचार कर रही कंपनी। इसके साथ साथ ब्रोकरेज भी काफ़ी पॉजिटिव हो गए स्टॉक्स पर। यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस ने अपडेट किया है। यहाँ पर ICICI सिक्योरिटी ने स्टॉक को अपडेट किया है ऐड पर, जो उनका पहला रेटिंग था होल्ड और टारगेट प्राइस जो 1250 से बढ़ाकर 1300 का रखा है। CLSA ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया है यहाँ पर होल्ड पर, और जो उनका पहला रेटिंग था रेड्यूस और टारगेट प्राइस जो 1120 से बढ़ाकर जो है 1201 से रखा है। इसी के साथ साथ गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक्स पर। सो ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर, पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल रविंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। IT सेक्टर पर आपसे एक राय जरूर जानना चाहूंगी। नतीजों के सीजन की शुरुआत IT मेजर से हुई, इन्फोसिस के नंबर्स के बाद पॉजिटिविटी थी। इस साल की शुरुआत में भी IT ने शुरुआत ठीक ठाक की, उसके बाद हमने वापस से एक डाउन ट्रेंड भी देखा और अब वापस यहां से मिड कैप IT कंपनियों के नतीजों पर फोकस है। IT सेक्टर थोड़ा रिस्की हो चला है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है? एम्फासिस, कोफोर्ड जैसी कंपनियों के नंबर्स अभी आने हैं। वहीं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, काफी बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए जब उनके नतीजे आए। सो क्या यहां से कोई कॉन्फिडेंस बन रहा है इस सेक्टर पर? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन मानसी जी हमारे तरफ से। तो देखिए, ये उतार चढ़ाव IT क्षेत्र में आने वाले कुछ समय तक देखना अनिवार्य है और उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही है, अगर आप स्थानीय परिस्थिति देखें तो नतीजों को लेकर के ऐसी कोई टिप्पणी या नकारात्मक परिस्थिति या आंकड़े हमने नहीं देखे, चाहे वो दूसरी तिमाही के नतीजे हो या फिर अब तक जो हमने तीसरी तिमाही के नतीजे IT क्षेत्र की कंपनियों के जो हमने देखे हैं। सकारात्मक पहलू ये उभर करके आता है मानसी जी के दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में जो भी नतीजे आए हैं कंपनियों के, उसके बाद मैनेजमेंट ने भविष्य को लेकर के सकारात्मक बात की है। मार्जिन गाइडेंस कुछ कंपनियों ने ऊपर की तरफ लेके गए हैं। AI को लेकर के अधिग्रहण हुआ था और आने वाले भविष्य में होता रहेगा। डेटा सेंटर्स की भी बात की है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात की है और कारोबार स्थिर रूप से आगे बढ़े जिससे शेयरधारकों का और कंपनी का उद्धार हो, ऐसी सब टिप्पणियां सुनी। तो खरीदारी की राय बिल्कुल है मानसी जी, लेकिन नजरिया कम से कम 1.5 साल का रखे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें ऐसी आती है जिसके कारण उठापटक कुछ हावी हो जाती है IT क्षेत्र में। कंपनी के बारे में बात करूं तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, साइंस लिमिटेड, KPIT टेक, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजीज, ये सब कंपनियों के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। जैसे लेकिन मैंने कहा
1.5 साल या उससे थोड़ी बहुत अधिक समय सीमा रखे तो अनिवार्य होगा। एब्सोल्युटली आई हियर यू देयर। तो लंबी अवधि का नजरिया जरूर रखना होगा। वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन सेक्टर में लॉन्ग टर्म बेसिस कन्विक्शन फिर भी देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब, मार्केट का एक्शन लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 को आपके सामने लेकर आते हैं। मार्केट एट 3 आपके लिए। मेरे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बताइए मार्केट एट 3 में क्या एक्शन लेकर आए हैं आप? जी हाँ विकास, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो इसके पहले सुबह तक बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ग्राफ जो है नीचे आया उसके बाद, लेकिन मार्केट जो है वापस से अब उसे पिक करने की कोशिश कर रहा है। और जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो है सरकारी बैंकों का। पीएसयू बैंकों में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखिए, पंजाब एंड सिंध का शेयर देखिए, इसके अलावा इंडियन बैंक, इन तीनों शेयरों में 3 से 5% की अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो रैलिस इंडिया का जो शेयर है वो करीब 17 से 18% की शानदार तेज़ी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अच्छे नतीजे आए थे, आय जो है कंपनी की बढ़ी थी और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर की बात करें तो 20% का अपर सर्किट लगा है शेयर में, और जो नतीजे आए थे उसमें मुनाफा जो है वो 83% बढ़ा था। इसके चलते जो है अच्छी खासी तेज़ी आज बजाज कंज्यूमर में भी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो निम्स और मार्जिन पर दबाव दिखा था Q3 नतीजों में, जिसके चलते शेयर 7 से 8% गिरावट पर आज कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। रेडिको खैतान के नतीजों की तरफ देखेंगे तो जो मुनाफा है वो 95 करोड़ से बढ़कर अब 155 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय में भी करीब 300 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा और एबिडा मार्जिन में बढ़त के चलते शेयर करीब 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है वो 109 करोड़ से 186 करोड़ पहुंच गया है बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट आई है, जिसके चलते शेयर में आज 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। एपीएल अपोलो के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है वो 217 करोड़ से बढ़कर अब 310 करोड़ पर पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय में भी 400 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो 6.4% से बढ़कर अब 8.1% पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर आज 4 से 5% की तेजी दिखा रहा है। कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर खबर आई है, जहां पर कंपनी को चंपा रेल इंफ्रा के लिए रिजोल्यूशन जो इनका प्लान था उसको मंजूरी मिली है, और ये जो मंजूरी है वो एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से ये मंजूरी मिली है, जिसके चलते शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। और अंत में बात करें रेलटेल की तो कंपनी को 140 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो रक्षा मंत्रालय से इनको मिला है, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में हम देख रहे हैं कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक की ये बड़े अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए थैंक यू आनंद, आपने बहुत अच्छे से बताया कि 3 बजे कहाँ एक्शन है इस वक्त मार्केट में। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार अंशुल जी के पास चलते हैं। मैं 2 शेयरों पे सलाह चाहता हूं। पहला शेयर अंशुल जी के पास लेके चलते हैं, उज्जीवन एसएफबी का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी आनंद ने हाईलाइट किया 3 बजे के मार्केट को लेकर। मुनाफा कंपनी का 109 करोड़ से बढ़कर 186 करोड़ हुआ है, और कंपनी का जो नेट एनपीए है वो घटा है 0.67% से घट के 0.57%, 7% ऊपर है ये शेयर। क्या नजरिया बनता है आपका अंशुल जी? अंशुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हैं। सॉरी, माय बैड। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 318 हफ्ते से आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग का जो हाई है 318 हफ्ते बाद अब आके उसका ब्रेकआउट दे रहा है। 58 रुपीज पे ब्रेकआउट बना है, 51 इसका स्टॉप लॉस बनता है, और अगर 1 से 1.5 साल समय देते हैं तो ये स्टॉक बहुत आराम से 99 से 100 रुपीज जा सकता है। तो ये एक लॉन्गर टर्म बेट है।
अगर 1-1.5 साल का समय है तो 51 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 318 हफ्ते बहुत बड़ा बेस होता है, जनरली ऐसे बड़े बेस बहुत कम फेल होते हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा विकास जी, शो के स्टार्टिंग में हमने पॉलिसी बाजार दिया था 1700 रुपए में, 1720 का हाई बना है, तो इस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बीटीएसटी में कोई नया स्टॉक देंगे। तो पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक आपकी स्क्रीन पर, शेयर में तेजी आई है और हाँ, शो के शुरुआत में रिकमेंडेशन थी अंशुल जी की, 3% के आसपास शेयर बढ़ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए एक काम करते हैं, इंडिगो के नतीजे आने वाले हैं आज शाम में मार्केट क्लोज होने के बाद, तो क्या नतीजों का अनुमान है? सृष्टि मेरे साथ हैं और सृष्टि इस सेक्टर की बहुत अच्छी रिसर्च करके आई हैं, तो सृष्टि क्या कहता है इंडिगो के नतीजों का अनुमान, क्या अनुमान लगाया जाए, कैसे नतीजे? तो देखिए नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद है, क्योंकि बीती तिमाही देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जिस तरीके की कैंसिलेशंस हुए हैं दिसंबर महीने में, वही इम्पैक्ट इनके नंबर्स को करेगा अगर करेगा तो। बट इसके अलावा अगर हम इनके नंबर्स को देखें तो वहाँ पर बहुत बड़ा डेंट आप उम्मीद ना करके चलें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेनल्टीज भी अब लगाई गई हैं वो भी जो है वो काफ़ी कम है इंडिगो के टर्नओवर के लिहाज से। आइए नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर आय की बात करें तो 23,033 करोड़ इनकी आय रहनी चाहिए। इबिटदार जो कि हम फैक्टर देखते हैं एविएशन सेक्टर में 5,982 करोड़ रह सकता है, और वही मार्जिन आप देखिए 26% हम उम्मीद कर रहे हैं। और अगर जी हाँ साल दर साल देखें तो एक जंप ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 26.7% कंपनी ने, माफ़ कीजिएगा ये पिछले Q3 FY25 में 26% से भी ज़्यादा थे, वहाँ से थोड़ा सा ही मॉडरेशन हुआ है, 26% पे इस बार कंपनी के मार्जिन्स रह सकते हैं। और आखिरी में मुनाफे पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा आएगा। अब बीती तिमाही यानी Q2 के नंबर्स आप ज़्यादा ना देखें, उसकी वजह जो है फॉरेक्स लॉस को घोषित करना है, जिसकी वजह से वन टाइम कंपनी के जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गए थे। बट जी हाँ, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर अच्छे ही नंबर्स आने की उम्मीद है। 8 से 10% इनके आस्क रेट में ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर इनके लोड फैक्टर को देखें तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हमने इस बार नहीं देखे हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है ही, बट आगे के लिए कंपनी अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से चेंज कर रही है वो देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही आगे के लिए इंटरनेशनल फ्लीट के एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं, इन सभी पर हमारी नज़र रहेगी। बट आज स्टॉक को अगर हम देखें तो लगभग 1% की तेज़ी ज़रूर दिखा रहा है। एक बार जिगर आपसे क्विकली समझना चाहेंगे, 1% की तेज़ी ऑलरेडी है। एक बीटन डाउन नेम ये है ही, क्योंकि दिसंबर महीने में हमने देखा था स्टॉक की किस तरीके से पिटाई हुई थी। कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक के फॉर्मेशन को यहाँ पे? इंडिगो एविएशन में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, अगेन एक डबल बॉटम विद डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में हमें एक बाउंस डेफिनेटली इसमें देखने को मिल सकता है। तो एक छोटी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे बन रही है। बट ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चले तो सबसे पहले तो दोनों व्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली ये करंट रेट से हमें बाइंग करने की सलाह है यहाँ पर, और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 4,800 के नीचे लगेगा, और मोटा मोटी हम एक 5,100 5,150 का टारगेट लेके चलेंगे। अगर हम बड़ा चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट, तो जो क्रैक हमने 5,600 के नीचे देखी थी, तो उसी का एक बाउंस हमें अभी देखने को मिल सकता है। तो वही बाउंस पे करीबन 5,300 400 पे मेरा यही मानना है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहे यहाँ पे डेफिनेटली करे, बिकॉज एक ज्यादा से ज्यादा मुझे करेक्शन नीचे 4,300 तक आने वाले 5 से 6 महीनों में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो चलिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर कुछ लेवल्स जिगर ने ज़रूर हाईलाइट किए हैं, उन पर ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। बट अब कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट के क्लोज होने में। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इंडेक्स के लेवल्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और जी हाँ, 25,300 के करीब फिलहाल निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में भी डिसेंट तेज़ी आज के सत्र में हम देखेंगे। बट आज के सेक्टर में एक जो सेक्टर विनर साबित हुआ है वो ज़रूर डिफेंस काउंटर्स हैं। BEL की हमने चर्चा की ही थी, और देखिए लगभग 3.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर बना हुआ है। अंशुल जी क्या राय रखते हैं, क्या यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बनता है BEL के लिए? देखिए BEL में 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है, तो बिल्कुल इसमें BTST ट्रेड किया जा सकता है।
इमीडिएट रेजिस्टेंस स्विंग हाई 422 रुपए पे आएगा। 422 तक के लिए बीटीएसटी बिल्कुल किया जा सकता है, बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी चाहिए क्योंकि प्री बजट रैली में बहुत सारे रेलवे डिफेंस में ट्रैप्स बने हैं। बीएल थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर था, तो इसको एक बार सेलेक्ट करके 422 तक का टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल 422 तक का टारगेट लगा सकते हैं बीएल के ऊपर, ये रिकमेंडेशन अंशुल जी की। लेकिन एक चीज मिस हो गई, लक्ष्मीकांत जी से हमने ये नहीं पूछा कि कौन से शेयर वो चुन के लाए। लक्ष्मीकांत जी, कौन से पिक्स आपके हैं जो हमने मिस कर दिया पूछना, बता दीजिए एक बार। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और विकास जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहला शेयर जो मेरा रिकमेंडेशन है वो बीएल है, जिसके बारे में आप अभी बात ही कर रहे थे। तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंट्राडे चार्ट्स पर मुझे, और लोअर लेवल्स पे जिस तरीके से बाइंग आई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। आज का फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, बुलिश बेल्टवुड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल से बाई किया जा सकता है। जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं यहाँ पर वो 435 के आ रहे हैं, और बाइंग करते समय हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 405 का। तो जब तक ये 405 के ऊपर रहता है तब तक हम इसमें बुलिश व्यू मेंटेन रख सकते हैं, और हमारे जो लक्ष्य है वो 435 तक आने वाले समय में मिलने की आशंका रहेगी यहाँ पर। दूसरा जो ट्रेड है वो हमारा शॉर्ट साइड का है, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी कल हमें एक इन्वर्टेड बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और आज के सत्र में भी जो रिकवरी आई है वो भी फिजल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर हमें ग्रेविस्टोन डोजी काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी स्तर से सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 355 के आसपास हमें इसको शॉर्ट करके चलना है बीपीसीएल को। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 365 का, और निचले स्तर पर हमें 335 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बीपीसीएल पे सेल करने की रिकमेंडेशन, 335 का टारगेट आपको मिल सकता है नीचे की साइड में, 365 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और बीईएल की बात जो कही लक्ष्मीकांत जी ने, वहां पे उनको 435 का टारगेट दिख रहा है, 405 का स्टॉप लॉस उन्होंने लगाने को बोला। अंशुल जी ने 422 का टारगेट दिया, और बड़ा टारगेट दिया है लक्ष्मीकांत जी ने 435 का। स्टॉक अभी 417 पर चल रहा है, तो इन दोनों शेयरों पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा क्योंकि समय की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, तो उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग का पूरा एक्शन शुरू करेंगे और कुछ बीटीएसटी कॉल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, क्लोजिंग कॉल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक काम करते हैं, कल आने वाले नतीजों पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील दिसंबर तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी, और नतीजों का क्या अनुमान है उस पर पूरी रिसर्च लेकर मेरी सहयोगी आशीषा जुड़ी हुई है। आशीषा, क्या अनुमान है आपका जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर? बिल्कुल, तो पहली स्टील कंपनी जिसके नतीजे कल आएंगे मार्केट आवर्स के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, और इस तिमाही में पूरे सेक्टर और जेएसडब्ल्यू स्टील इन पर्टिकुलर से कम ही उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके पीछे की वजह यह है कि स्टील प्राइसेस में कमज़ोरी दिखी है। हालांकि दिसंबर एंड और जनवरी में अब स्टील प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, लेकिन तीसरी तिमाही में कमज़ोर ही थे, जिसके चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर स्टील प्राइसेस घटे, रियलाइजेशंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, और एबिटा पर टन में भी कमज़ोरी ही नजर आ सकती है। याद रखें, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो दो मेन रॉ मटेरियल होते हैं, कोकिंग कोल और आयरन ओर, उसके प्राइसेस में तेजी दिखी, तो डबल वैमी, दोनों साइड से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। स्टील प्राइसेस घटे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, और इसी के चलते एबिटा पर टन 20% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू करीब 44,900 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, फ्लैट रहेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर, और करीब 9% की बढ़त सालाना आधार पर नजर आ सकती है। लेकिन मार्जिन सीक्वेंशियल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। 14.8% के आसपास मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 15.8% जो कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। जैसे मैंने बताया, स्टील प्राइसेस कमज़ोर हुए हैं, जिसके चलते स्टील रियलाइजेशंस 3 से 4% तक गिरते हुए नजर आ सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है स्टील प्राइसेस को लेकर, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। और याद रखिए, भूषण स्टील एंड पावर के एक्विजिशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गो अहेड मिल चुका है। उसके बाद कुछ डील भी कंपनी ने अनाउंस की थी, तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उसके एक्सपेंशन को लेकर, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर सॉफ्ट सेट ऑफ नंबर्स ही जेएसडब्ल्यू स्टील से इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो ये था नतीजों को लेकर अनुमान। एक काम करते हैं, एक आप से एक एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग सर, ये जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? कवरेज है क्या आपकी इस पर?
तो विकास जी, धातु क्षेत्र में देखिए, पहले तो निवेश की जो रणनीति होनी चाहिए और जो समय सीमा होना चाहिए वो कम से कम 2-2.5 साल होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती है उसका सीधा सीधा असर धातु क्षेत्र के शेयर पर पड़ता है, चाहे वो फेरस नॉन फेरस कंपनी हो। जहां तक प्रश्न है जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। बजट में हम मानते हैं कि निर्माण कार्य को लेकर के माननीय वित्त मंत्री साहिबा काफी अच्छा आवंटन करेगी, क्योंकि अगर आपको विकास दर ऊपर लेके जाना है तो आपको अपना जो ढांचा है उसको आधुनिक बनाना पड़ेगा और नया ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जिसे हम कहते हैं। अब नतीजे आ रहे हैं, इसलिए विशेष रूप में आगे बढ़ते हुए तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश की राय है। बिल्कुल, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश की राय है गौरांग जी की तरफ से। सर आपके पास वापस लौटेंगे, टाइटन के बारे में पूछेंगे गौरांग सर, क्योंकि आज निफ्टी को गिराने वाले शेयरों में नंबर 2 पर टाइटन है और पिछले कुछ दिनों में रिटर्न भी जो है वो नेगेटिव काफ़ी रहे हैं इसके। लेकिन एक काम करते हैं, पहले अपने तीनों एक्सपर्ट्स को ये ज़रूर कह देते हैं, अंशुल जी, जिगर जी और लक्ष्मीकांत जी, आप तीनों से बीटीएसटी कॉल्स की एक्सपेक्टेशन है, तो अगले 10-15 मिनट के लिए अगर आपके पास कोई कॉल्स हो तो मैं आपके पास आऊंगा वापस। लेकिन पहले गौरांग सर से एक बार टाइटन पे एडवाइस ले लेते हैं। टाइटन सर, पिछले अगर देखा जाए कि एक महीने के अंदर तो 20-21% का नेगेटिव रिटर्न, 20-21% की गिरावट, 3 महीने के अंदर 30% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। आज भी जो शेयर है वो 2% के आसपास टूटा हुआ है, करीब माफ कीजिएगा 2% के आसपास टूटा हुआ है। नेगेटिव रिटर्न एक हफ्ते में 5% की हुई है, माफ कीजिएगा। तो क्या आपका नजरिया बनता है गौरांग सर टाइटन के ऊपर? मुझे ये पता नहीं, आपने 30% एक महीने में आप बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल चार्ट से एक अलग आंकड़े खोल रखे, मुझसे कंफ्यूजन हो गई और उसकी वजह से मैंने जो है वो ये गड़बड़ कर दी। लेकिन ये 5% की गिरावट एक हफ्ते के अंदर हुई है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। और हाल ही में इसने एक नया सर्वोच्चम स्तर भी बनाया था विकास जी बिल्कुल। जो खबरें आई थी उसको लेकर के और जो अधिग्रहण किया था उसको लेकर के असमंजस परिस्थिति थी, लेकिन टाइटैनिक आज देखिए, आज अगर आप देखने जाए तो गोल्ड लोन कंपनी में गिरावट होगी, जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी में गिरावट होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई है। लेकिन ये छोटी मध्यम इंट्राडे की मैं बात नहीं करता, लंबी अवधि की मैं विचारधारा रखता हूँ, और लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं आप तो पहले तो निवेश तो बनाए रखें। अगर निवेश लायक पूंजी है, आप खरीदारी की सोच रहे हैं, तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और शायद गिरावट पर जोड़ते जाए। कारण ये है विकास जी कि ये सिर्फ गहने नहीं बनाती है, दे डोंट मेक ओनली जेम्स एंड ज्वेलरीज। ये जेम्स एंड ज्वेलरीज ही बनाते हैं, रिस्ट वॉच में इनका नंबर सर्वोच्चम पायदान पे आता है इनका स्थान, आईवेयर में है, एक्सेसरीज में है। इन्होंने कुछ समय पहले एक प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी कैरेट लेन का अधिग्रहण किया था, उसके बाद दुबई में मेरे ख्याल से दीदमास ऐसा कुछ नाम था जो इन्होंने अधिग्रहण किया था। हाल ही में और एक कंपनी जो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाती है उसका अधिग्रहण किया था। चौतरफा फैला हुआ कारोबार है, ऐसा नहीं है कि एक ही कारोबार से इनको आय और शुद्ध मुनाफा मिलता है। योगदान बैलेंस शीट पे चारों तरफ से आता है। लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। बिल्कुल, सो लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। जो गिरावट आई है वो उस पर आपको खरीदारी का मौका खोजना है, ये जो है वो नजरिया है इस वक्त टाइटन के ऊपर। चलिए बीटीएसटी की शुरुआत करते हैं और ट्रेड वो लेकर आते हैं जो आपको बीटीएसटी के तौर पर खरीदने हैं। चलिए सबसे पहले अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, कौन से शेयर्स या फिर कौन सा ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे बीटीएसटी के तौर पर? देखिए, बजाज ऑटो रहेगा बीटीएसटी के लिए। बजाज ऑटो में अच्छी तेजी डेवलप हुई है, 9364 पे चल रहा है। 9300 का स्टॉप लॉस लगा के अगर बीटीएसटी करते हैं तो 9500 तक का टारगेट मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। और शो के स्टार्टिंग में हमने 59,040 के अराउंड डिस्कस किया था बैंक निफ्टी कि 59,300 59,400 की जोन आएगी। 59,300 का हाई 297 तक का हाई लग चुका है, तो अगर आपने लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर है तो बीटीएसटी भी कर सकते हैं। प्रोबेबली 59,450 59,500 के टारगेट बीटीएसटी में मिल सकते हैं। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, बीटीएसटी प्लेयर है तो होल्ड करके जाइए। बिल्कुल, तो बीटीएसटी प्लेयर है तो होल्ड करके जाइए, ये स्ट्रेटजी अंशुल जी की तरफ से। जिगर आपके पास आएंगे बीटीएसटी के तौर पे आपकी क्या ट्रेड होगी?
बीटीएसटी के लिए आरवीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है अभी रिसेंटली अभी देखा जाए तो लास्ट 1.5 घंटे में एक अच्छी तेजी पकड़ी है। कहीं ना कहीं जो अवरली चार्ट है वहां पे ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग बॉटम से हो रही है। साथ में जो भी इंडिकेटर्स है वो स्ट्रेंथ बता रहे हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट कल 15 से 20 पॉइंट का इसमें रैली देखने को मिल सकता है। तो आरबीएनएल को बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 320 के नीचे रहेगा और 345 से 350 का टारगेट लेके चलेंगे आरबीएनएल। ओके, 320 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 345 से 350 का टारगेट आपको रखना है आरवीएनएल के अंदर। ये जिगर की तरफ से राय है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आएंगे बीटीएसटी की कोई ट्रेड आपकी तरफ से? जी, श्रीराम फाइनेंस बीटीएसटी के लिए देखा जा सकता है। इसका जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और आज के सत्र में इसने अपने 20 डीएमए लेवल के सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छे खासे अपसाइड के मूव में स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। 1005 1006 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से इसको बाय करके चला जा सकता है। 986 का हमें स्टॉप लॉस रखना है बाइंग करते समय। और जो अपसाइड के जो टारगेट अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 1030 के। ओके, 1030 के टारगेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। 985 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, कल नतीजे भी आने वाले हैं तो आपको उस चीज पर भी ध्यान रखना है। नतीजे आने वाले हैं, सिप्ला के भी, निफ्टी की कंपनी है। रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये बताने के लिए कि नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, रिसर्च पूरी लेके आए। रविंदर, क्या नतीजों के लेकर उम्मीद जताई जा सकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिप्ला अपने Q3 FY26 का अर्निंग रिलीज़ करने वाली है और इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 7,528 करोड़ पर देखने वाला है, जिसमें 6% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में यहाँ पर जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 12% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं मार्जिन्स में भी जो है तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर 470 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। सो ओवरऑल जो नंबर आने वाले हैं इस क्वार्टर में सिप्ला के, वो वीक आने वाले हैं। रेवेन्यू जो है फ्लैट रहने वाला है और लोअर यूएस सेल्स के चलते कंपनी का जो अर्निंग्स है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और लोअर यूएस सेल जो है लीनालिडोमाइड जो दवा है उसके चलते यूएस का जो सेल्स है वो वीक आ सकता है। याद रखेगा यहाँ पर कंपनी ने Q2 FY26 के कॉन कॉल में जो एबिटा मार्जिन गाइडेंस है वो 23.5% से लेके 4.5% से घटाकर जो है 22.75% से लेके 24% पर रखा था यहाँ पर Q2 FY26 से कॉन कॉल में। वहीं जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसका ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट रह सकता है। अब बात करें यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें जो की मॉनिटरेबल रह सकते हैं, तो यहाँ पर कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या आउटलुक देती है, स्पेशली यहाँ पे एबिटा मार्जिन को लेकर, और जो सेमाग्लूटाइड के लॉन्च को लेकर कंपनी का क्या अपडेट रहता है, ये काफ़ी जो है देखने लायक रहेगा। और सो इन शॉर्ट जो नंबर आने वाले हैं सिप्ला के इस क्वार्टर में वो वीक आने वाले हैं। चलिए, तो ये था सिप्ला को लेकर अनुमान। एक काम करते हैं, लक्ष्मीकांत जी से पूछते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सिप्ला को लेकर आप कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे क्या? कल नतीजे आने वाले हैं। रविंदर हमारे सहयोगी नतीजों को लेकर अनुमान लेकर आए थे। काफी लंबे समय से ये जो स्टॉक है अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं वीकली के चार्ट्स पर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 3 हफ्तों से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फर्दर अगर जो इमीडिएट स्विंग लो है 1360 का टूटता है तो यहाँ पे फर्दर करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक फिर जो नेक्स्ट स्विंग लो है 1320 1330 तक हमें निचले स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो 1330 तक जा सकता है। ये जो है वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको, यानी गिरावट यहाँ पे आने की जो आशंका है वो जता रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। चलिए, रविंदर हमारे सहयोगी अभी भी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ और भी बताना चाहते हैं। बताना वो ये चाहते हैं कि कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, तो ये भी जान लेते हैं। रविंदर बताइए, कल के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी है कल के मार्केट के हिसाब से? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें कल कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जो फोकस में रहने वाले, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से ही, जहाँ पर इंडिया में कल HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI और वीकली फॉरेक्स के डेटा रिलीज़ होने वाले हैं। वहीं अगर बात करें ग्लोबल फ्रंट की, तो ग्लोबल फ्रंट में US में जो है S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, वहीं UK में रिटेल सेल्स S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, और यूरोजोन में जो है HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI। और इसी के साथ साथ बात करें जापान की, तो जापान में जो है CPI S&P ग्लोबल
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI और रेट डिसीजन, इन पर जो है कल मार्केट की काफ़ी नज़र बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें अर्निंग्स के, तो यहाँ पर कल निफ्टी के 3 कंपनी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करने वाली। सिप्ला, JSW और JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस अपने कल क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाले। इसी के साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, ग्रैन्युल्स इंडिया, BEML लैंड एसेट, स्टरलाइट टेक, BPCL, JSW एनर्जी, पीरामल फाइनेंस और भी काफ़ी सारी कंपनीज कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों कंपनी जो है कल फंड रेज पर विचार के लिए बोर्ड मीट करने वाली है। वहीं हैवेल्स इंडिया, DCM, श्रीराम, सेंट्रल बैंक एंड ओबेरॉय रियल्टी, ये स्टॉक्स जो है कल अपने डिविडेंड के लिए एक्स डेट जो है वो ट्रेड करने वाले हैं। आखिर हम बात करेंगे अदर इवेंट्स की, तो यहाँ पर ECB प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लगार्ड और IMF मैनेजिंग डायरेक्टर और सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर जो है दावोस का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है उसमें अपना भाषण सुनाने वाले हैं। चलिए, तो ये थे इवेंट्स जिन पर आपको नजर रखनी है कल के बाजार के लिए, ये अहम ट्रिगर्स हैं। लेकिन अब मार्केट को देखिए तो मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी अब थोड़ी बढ़ी है। निफ्टी इस वक्त 160 अंकों के तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को तो करीब 500 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो पहले शुरुआत तेजी के साथ, तेजी बढ़ी, उसके बाद फिर गिरावट आई और फिर वापस से रिकवरी की कोशिश क्लोजिंग के जस्ट पहले। निफ्टी बैंक इस वक्त 500 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस को देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। निफ्टी डिफेंस ने वापस से अपना टॉप पोजीशन क्लेम कर लिया है। अब 3% के आसपास की तेजी के साथ ये इंडेक्स चल रहा है। अंशुल जी, जाते जाते कोई ट्रेड आपकी नजर में जो बात बताना चाहते हैं आप? सर, टाटा स्टील ने नया हाई बनाया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो इसको एक बार BTST अगर करना चाहें 189.50 पे तो इसको BTST कर सकते हैं। बट बेटर ट्रेड अभी भी बैंक निफ्टी ही है जिसको BTST ले जाना चाहिए। काफी स्ट्रेंथ है, कल लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर ओपनिंग आनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ हमारे मेहमानों को अब शुक्रिया करने का समय आ गया क्योंकि 1 ही मिनट बची है क्लोजिंग के लिए। अंशुल जी, जिगर और लक्ष्मीकांत जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम ट्रेड्स हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए। चलिए, क्लोजिंग की तरफ रुख करते हैं। मार्केट का क्लोजिंग अब कुछ ही देर में होने वाला है। बस हमारे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं मार्केट की क्लोजिंग को लेकर। अगर आप मार्केट को आज के देखेंगे तो मार्केट में शुरुआत तेजी के साथ हुई थी, फिर गिरावट आई और वापस से रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। इस वक्त अगर आप देखें तो सेंसेक्स जो है वो 500 अंकों की तेजी के साथ, निफ्टी जो है वो 160 अंकों की तेजी के साथ, निफ्टी बैंक करीब 500 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में अगर आप चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स को देखेंगे तो आपको सबसे पहले चढ़ने वाले शेयर्स बताता हूं। डॉक्टर रेड्डीज है, नतीजों की वजह से जो है वो शेयर में अच्छी तेजी आई, 5.5% के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर बंद होने जा रहा है। BEL डिफेंस कंपनियों में शानदार तेजी थी, करीब 4% की तेजी के साथ ये शेयर बंद होने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स करीब 3% की तेजी इन शेयरों में देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, PV यानी पैसेंजर व्हीकल्स, बजाज ऑटो, इन दोनों शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2% के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर बंद हो रहे हैं। मार्केट क्लोज होने वाले हैं, मार्केट क्लोज हो चुके हैं। देखिए, निफ्टी जो है इस वक्त जो क्लोज हुआ है निफ्टी का लेवल वो आपको प्रोविजनल बेसिस पे दिख रहा है 25,318 का 160 अंकों की तेजी के साथ और सेंसेक्स 480 अंकों की तेजी के साथ। तो ये है आज का बाजार ओवरऑल। और आज के बाजार में एक्शन काफी भरपूर रहा, शुरुआत तेजी के साथ, फिर गिरावट और फिर वापस से रिकवरी। कल के बाजार की तैयारी हमने पूरी कर ली है, ट्रिगर्स आपको पता है, लेकिन आपको फिलहाल रुके रहना है, बने रहना है ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी कराएंगे कल की तैयारी, कल के ट्रेड्स और कल के सारे इवेंट्स पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।